हेलो बच्चों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 जिसका शीर्षक है प्रकाश का परावर्तन। वैसे अगर जो बिहार बोर्ड का ओरिजिनल बुक है उसमें प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन जो है एक ही चैप्टर में दिया है, लेकिन हम क्या किए उसको अलग अलग बांटकर मतलब क्लास में ही पढ़ाए हैं। और आज जो ऑब्जेक्टिव का क्लास लाए हैं आप लोग के लिए, उसमें भी हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन एक पार्ट में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में जो है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। मतलब एक सिस्टम से हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज हम लगभग 1 से लेकर के 67 मतलब 67 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन से, पूरे व्याख्या के साथ। तो अगर आप लोग इस क्लास को देखते हैं तो आप लोग को एक एग्जाम ये जो 2027 में होने वाला है, उसमें अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, कला फोकस दूरी 20 cm के क्या है, देखिए। कला फोकस दूरी 20 cm के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। नहीं, तो फोकस दूरी मतलब एफ का मान आपका दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर दिया है। और क्या कह रहा है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का संकेत क्या होता है, आर होता है। और आर का फॉर्मूला होता है, नहीं 2f वैसे होता है आर का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो आर बराबर क्या होगा 2, और एफ का मान कितना है यहाँ पर 20 है। तो अगर आप इसको गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। नहीं, हम लोग पढ़े हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इस प्रकार से हमारा आंसर जो आया वो कितना आया, 40 सेंटीमीटर, मतलब सी आया। नहीं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, देखिए। उत्तल दर्पण में जो है आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। तो आप एक चीज बताइए, उत्तल दर्पण में जब हम लोग प्रतिबिंब बनाना पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी स्थित हो, प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। नहीं, तो जब वस्तु प्रतिबिंब जो है हमेशा वस्तु से छोटा होता है तो आवर्धन का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, महत्तम मान जो है 1 होगा या फिर 1 से थोड़ा सा कम हो सकता है। तो चूंकि 1 से कम ऑप्शन में तो नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है। तो देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का 6 गो स्थिति होता है। पहला स्थिति होता है जब वस्तु ध्रुव और मुक्त फोकस के बीच स्थित हो। तो देखिए जब वस्तु ध्रुव और मुक्त फोकस के बीच स्थित होता है तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। नहीं, आपका तो आंसर हो गया, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक कब होता है। कब होगा जी, बोलिए। अवतल दर्पण में 6 गो स्थिति प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु ध्रुव के जितने नजदीक होंगे उतने क्या होंगे, बड़े प्रतिबिंब बनेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक कब होता है, जब वस्तु 10 cm से अधिक दूरी पर हो, जब वस्तु 20 cm से अधिक दूरी पर हो, या वस्तु 10 cm से कम दूरी पर हो। तो मैंने क्या कहा कि कम दूरी पर होगा तो प्रतिबिंब ज्यादा अधिक बनेगा। नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर आवर्धन का मान क्या होगा, बताइए। तो जब फोकस से ध्रुव की ओर आएगा आवर्धन क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर प्रतिबिंब की जो आकृति होती है वह बढ़ती है, इसलिए आवर्धन का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और बढ़ता जा रहा है तो वस्तु की दिशा क्या होगा। मैंने क्या कहा कि ध्रुव की ओर जाने पर जो है प्रतिबिंब की आकृति बढ़ेगी। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए फोकस से वक्रता केंद्र की ओर नहीं। देखिए अब गौर से देखिए, ये क्या है, आपका अवतल दर्पण है। नहीं, ये आपका क्या है, ध्रुव है। ये आपका क्या है, मुख्य फोकस है। ये क्या है, सी है।
इधर जाएगा तो प्रतिबिंब बढ़ेगा, तो इधर आएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, घटेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की आकृति घटेगा, इधर जाएगा फोकस से ध्रुव की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ऋणात्मक आवर्धन का प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। नहीं, धनात्मक आवर्धन का प्रतिबिंब होगा काल्पनिक और सीधा, और ऋणात्मक का क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नहीं, चलिए इससे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, कम तीव्र होगा। नहीं, अगर अवतल दर्पण का आधा भाग टूट भी जाए तो वह प्रतिबिंब पूरा बनाता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या करता है, पूरा बनाता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, अवतल दर्पण का आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा, आधा होगा कि कम तीव्र होगा। तो देखिए टूट जाएगा तो प्रतिबिंब तो होगा, लेकिन जो परावर्तन होगा उसका कम होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, कम तीव्र हो गया। नहीं, प्रतिबिंब तो बनबे करेगा, लेकिन क्या होगा, परावर्तन कम होगा, इसलिए इसका जो है कम तीव्र हम लोग इसका आंसर मार सकते हैं। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न है ये कभी ना कभी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे जो प्रश्न है वो क्या है, इंपोर्टेंट है। देखिए समतल दर्पण पर लंबवत आपतन होने पर परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अब देखिए एक बात बताइए, लंबवत होगा, ठीक है, लंबवत होगा, तो लंबवत होगा, क्या कर रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत आपतन होने पर परावर्तन कोण का मान क्या होगा, बताइए। ये आपका क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है, और ये मान के चलिए आपका अभिलंब। लंबवत का मतलब क्या होगा, ऐसे नहीं, तो टकराने के बाद फिर ऐसा आएगा, इसका मतलब 0 डिग्री इसका आंसर होता है। ठीक है, समतल दर्पण पर लंबवत आपतन होने पर परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बताइए, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है कि कोई नहीं होता है। तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अवतल दर्पण में बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है। बार बार कर रहे हैं, अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक फोकस दूरी किस दर्पण की होती है। नहीं, तो अगर आप लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है। तो जब फोकस दूरी की बात आए तो आप लोग याद रखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नहीं, तो क्या है यहाँ पर, ऋणात्मक फोकस दूरी किस दर्पण की होती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। क्यों होता है +1, क्योंकि ये हमेशा वस्तु के सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका आवर्धन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, परावर्तन के नियमों की संख्या है। तो देखिए प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा जो नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, गोलीय दर्पण में आर और एफ का क्या संबंध है। तो देखिए गोलीय दर्पण में जो है फोकस दूरी होता है ना, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। क्योंकि आर और एफ में संबंध पूछ रहा है, आपको इधर इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। नहीं, इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, r बराबर 2f, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। नहीं, ये आपका क्या है, देखिए ध्रुव है यहाँ पर, और ये आपका क्या है, मुख्य फोकस है जिसको हम लोग फोकस भी कहते हैं।
इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी, या इसी को हम लोग विज्ञान की भाषा में फोकसांतर भी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण से। नहीं, देखिए उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है। नहीं, काल्पनिक आभासी एक ही बात हुआ। और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बनाता है। नहीं, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा था? किस दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो एक ही होगा, अवतल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नहीं, वास्तविक बनाता ही नहीं है, मतलब हमेशा काल्पनिक बनाता है। कौन? उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर, ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है, उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आभासी और छोटा। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा बताइए? उत्तल दर्पण हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण होता है। सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नहीं, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है। देखिए सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। नहीं, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सर्च लाइट में वस्तु को फोकस पे रखा जाता है ताकि समांतर जो है, समांतर किरण गुजरती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए। डॉक्टर नाक कान गला जांच में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका भी क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ताकि डॉक्टर जब अवतल दर्पण का प्रयोग करता है तो छोटे छोटे में, अगर गला में मान के चलिए कोई छोटा चीज फंसा हो उसको बड़ा देखने में प्रयोग करता है अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी मानी जाती है। देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी में दर्पण के सामने, कार्तीय क्या कर रहा है? क्वेश्चन है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी में दर्पण के सामने रखी दूरी मानी जाती है। धनात्मक मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है, दोनों की कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? बी होगा, दोनों नहीं होगा। देखिए क्यों ऋणात्मक होगा, एक बात पर ध्यान दीजिए। ऋणात्मक क्यों होगा? मैंने पहले दोनों बता दिया था, इसलिए होगा। देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, इधर कलर है, तो दर्पण का सामने ये हुआ। ठीक है, हम लोग कभी वस्तु रखते हैं इस साइड, नहीं इसी साइड वस्तु रखते हैं हमेशा। ये आपका क्या हो गया? ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया। एक और वस्तु यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, फिर वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर अनंत पर। एक बार जो वस्तु डायरेक्ट अनंत से लाते हैं, तो इधर वस्तु रखेंगे दर्पण के सामने। तो ये क्या हो गया? ध्रुव, और ध्रुव के बाईं ओर की जो दूरी होती है सभी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये हो गया। उत्तल दर्पण का भी कंसेप्ट यही है। ठीक है, देखिए इधर भी हम लोग वस्तुओं को इधर ही रखते हैं, इसी साइड रखते हैं, फिर जो है ऐसे जैसे करके प्रतिबिंब बनता है एफ, और ये हो गया सी। प्रतिबिंब हमेशा इधर ही बनेगा, मतलब प्रतिबिंब नहीं बनेगा, हम लोग वस्तु को हमेशा इधर ही रखेंगे। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऋणात्मक होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो? यहाँ पर देखिए एफ बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो फोकस देखिए क्या करें यहाँ पर, वक्रता त्रिज्या क्या है? आर बराबर होता है 2f। आर बराबर कितना होता है? 2f होता है। तो अगर आप इसका मान निकालोगे तो क्या होगा? 10 गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नहीं, अगला प्रश्न देखिए। गोली दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन किस पर निर्भर नहीं करता है? बताइए, कह रहा है गोली दर्पण में आवर्धन किस पर निर्भर नहीं करता है? नहीं नहीं, किस पर निर्भर करता है ये है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु दूरी पर भी करता है और प्रतिबिंब दूरी पर भी करता है। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि एम का आवर्धन का सूत्र ही होता है एम बराबर वी बट्टे यू। वी मतलब आपका क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी हो गया, और ए मतलब क्या हो गया? वस्तु दूरी है। तो दोनों पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, अंदर और बाहर इसका भी क्या होगा, दोनों होगा। क्योंकि मान के चलिए ये आपका क्या है, गोलीय दर्पण है, ठीक है। अगर आप बाहर से कलर करोगे तो ये अवतल हो गया, और अंदर से कलर करोगे तो ये क्या हो गया, उत्तल हो गया। तो ये हो गया अंदर और ये क्या हो गया, बाहर। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। और यहीं पर उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो ये बाहर से हो गया और ये अंदर से हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, अंदर की ओर वक्रित दर्पण क्या कहलाता है। नहीं देखिए, अंदर की ओर वक्रित दर्पण क्या कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। बाहर की ओर वक्रित दर्पण क्या कहलाता है, सिंपल सी बात है, उत्तल दर्पण होगा। नहीं, क्या होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये बाहर की ओर क्या है, वक्र है इसका, ये तो कलर है ना, ये बाहर की ओर वक्र है, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इससे अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, देखिए वास्तविक होता है, आभासी होता है, दोनों होता है, कोई नहीं होता है। हम बताए हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है, मतलब सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, तो सीधा कोई हम लोग आभासी प्रतिबिंब कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है जी। अब याद रखो, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। नहीं, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में उल्टा, वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है, ठीक है। क्या है, अवतल दर्पण में उल्टा, वास्तविक, समान, जखनी कहेगा समान तभी क्या होगा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। समान कहने का मतलब क्या होगा, अवतल दर्पण में जो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब क्या बनता है, समान प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। समान कहेगा तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर, वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है, और वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का प्रतिबिंब समान बनता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है उत्तल दर्पण, बताइए। उत्तल दर्पण कैसा होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अवतल दर्पण है, अभिसारी दर्पण है जी। अवतल दर्पण क्या है, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। नहीं, दर्पण है, लेंस में इसका उल्टा हो जाएगा। नहीं, देखिए अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। ये किसके लिए है, दर्पण के लिए। आप ये याद रखिए, ये लेंस के लिए नहीं है। और यही पर उत्तल लेंस होता तो क्या होता, अपसारी, ठीक है। क्या होता, अपसारी होता। तो कहने का मतलब दर्पण है तो क्या होगा, अभिसारी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, उत्तल दर्पण कैसा है, आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, अपसारी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, परावर्तन में और आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध है। तो देखिए परावर्तन का मतलब क्या होता है, जब कोई प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर लौटता है ना, उसे क्या कहते हैं, परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन का देखिएगा दो नियम है। क्या क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का संकेत आई होता है, परावर्तन कोण का संकेत आर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर। देखिए किस ऑप्शन में है, सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अवतल समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है जी, आभासी होता है और सीधा होता है। हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपना मन से टाइप किया है। ये सारे क्वेश्चन है कभी ना कभी कोनो न कोनो साल के एग्जाम में पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका, बोलिए, आभासी व सीधा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है जी। उत्तल दर्पण का आवर्धन जो होता है ना, वह धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है, ठीक है। आवर्धन जो होता है ना, प्रतिबिंब से तय होता है। नहीं, प्रतिबिंब जो होता है अब उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, उल्टा नहीं होता है, याद रखिएगा, उल्टा नहीं होता है। और जिस दर्पण का प्रतिबिंब सीधा होता है उसका आवर्धन क्या होगा, हमेशा धनात्मक। और जिस दर्पण का प्रतिबिंब उल्टा होगा उसका आवर्धन क्या हो जाएगा,
ऋणात्मक हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण में सीधा होता है, इसका मतलब इसका आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और अवतल दर्पण होता तो उल्टा सीधा दोनों हो सकता था, क्योंकि जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होगा तो प्रतिबिंब तो आवर्धित हो जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा, तो धनात्मक होता। लेकिन जब उल्टा होता तो ऋणात्मक हो जाता। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, धनात्मक। अगला प्रश्न देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब देखो, मैंने इस क्वेश्चन को ही बताया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। नहीं, क्यों होता है, तो देखो, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ कोई वस्तु P है, यहाँ पर आपका F है और यहाँ पर क्या है, C है। अब कहीं भी वस्तु रखोगे ना, इसको टकराएगा और टकराने के बाद F से गुजरेगा, यही इसका क्या हो गया, P और F के बीच की फोकस दूरी, F मतलब P और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी हुआ वह क्या हुआ, फोकस दूरी हुआ। तो ये ध्रुव है, ये आपका क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन इसमें देखो, उत्तल दर्पण में देखो, उत्तल दर्पण क्या होता है कि वस्तु हम कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा होता है, ये जो है F से गुजरता है, ये F जो है ना इधर हो जाता है, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी। इसलिए उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, प्लस मतलब धनात्मक, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, माइनस मतलब ऋणात्मक होता है। ये क्वेश्चन क्या था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या हो जाएगा, इसका ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। चलिए, इससे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लस 20 cm फोकस दूरी वाले दर्पण होगा। अब देखिए, फोकस दूरी मतलब एफ का जो मान है ना वो प्लस है, तो मैंने अभी बताया है, प्लस फोकस दूरी होगा तो उत्तल दर्पण होगा, और माइनस फोकस होगा तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। क्योंकि फोकस दूरी प्लस है तो इसलिए दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा। नहीं, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है जी, द्वारक कहलाता है। नहीं, गोलीय दर्पण होता है उसका जो वृत्ताकार सीमा का व्यास जो है क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इससे अगला प्रश्न, यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। मैंने बताया है, अगर आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा और काल्पनिक। नहीं, और आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है जी, समान होता है। नहीं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। अवतल दर्पण में छोटा बड़ा सीधा सब होता है, छोटा बड़ा सीधा समान सब होता है। अगला प्रश्न देखिए, हजामत के लिए प्रयुक्त है, तो आप लोग याद रखो आज एक बात, हजामती दर्पण में डॉक्टर नाक कान गला आंख देखने के लिए, सोलर कुकर में, ठीक है, सर्च लाइट में, सब में, और गाड़ी के हेडलाइट में, सब में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है पता है, अवतल दर्पण का। नहीं, आप लोग इसको लिख लो, क्या हो गया देखियो, हजामत, इसके बाद क्या हो गया, सर्च लाइट, इसके बाद क्या हो गया, सोलर कुकर। ठीक है, इसके बाद एक क्या बचा, हेडलाइट। नहीं, इस सब में किसका प्रयोग होगा बोलिए, अवतल का, अवतल दर्पण का। और एक आपको याद रखना है, साइड मिरर, साइड मिरर का, तो साइड मिरर में क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नहीं, तो कहने का मतलब हजामत, सर्चलाइट, सोलर कुकर, हेडलाइट, और एक और क्या बच गया, डॉक्टर। डॉक्टर आंख कान नाक देखने, गला देखने के लिए प्रयोग करता है। अवतल दर्पण का बाद बाकी साइड मिरर के रूप में होगा, उत्तल दर्पण होगा, नहीं तो सब में क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। टेंथ में इतना ही पूछता है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अवतल दर्पण में बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब कब, वास्तविक प्रतिबिंब कब मिलता है। देखिए, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच जब रहता है ना तभी मिलता है। कब रहता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए, दर्पण से वस्तु जब जब दूर जाएगा तब तक वो प्रतिबिंब जो है छोटा होते चल जाएगा। नहीं, तो फोकस पर तो बड़ा बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तब होगा। नहीं, चलिए, क्योंकि इसमें क्या है, वास्तविक है। अगर काल्पनिक होता तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होता। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब दूरी कैसा होता है, तो बताइए आप, उत्तल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनाओगे, फोकस दूरी की बात कर चुके हम लोग, अब यहाँ पर वस्तु रखोगे, टकाने का एगो इधर जाएगा, एगो इधर टका करके वापस।
ठीक है। एक मान के चलिए एफ है और ये क्या हो गया सी, एक डायरेक्ट जाएगा इससे सी से, यहाँ पे टकराएगा, प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो यही ना हुआ, देखिए ये आपका क्या हो गया ध्रुव, तो ध्रुव से लेकर के फोकस दूरी, मतलब इसके जो बीच की दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। तो ये आपका क्या है मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दाईं ओर की जो दूरी होगी वह क्या होगी, धनात्मक होगी। तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, दर्पण के पीछे है, दर्पण के सामने है कि दर्पण पर है, तो ये दर्पण के पीछे होगा। क्यों होगा, क्योंकि देख लो आप इधर कलर क्या है, नहीं प्रतिबिंब तो इधर ही बन रहा है, मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अपना लोग इसे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष क्या है, ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा, वक्रता कर्ण से गुजरने वाली रेखा, दोनों। देखिए ये आपका क्या है, कोई भी दर्पण मान लो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं या फिर अवतल दर्पण होते हैं। ये आपका ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, ये ना हुआ। तो ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा भी बोल सकते हैं और वक्रता कर्ण से गुजरने वाली भी सीधी रेखा हो सकती है, क्योंकि प्रधान अक्ष जो है ध्रुव से भी गुजरती है, वक्रता कर्ण से गुजरती है, यहाँ तक कि मुख्य फोकस से भी गुजरती है। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ए भी होगा बी भी होगा। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। नहीं, अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। नहीं, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। कैसे, देखिए अब वस्तु अनंत से आ रही है, ये आपका मुख्य फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है। तो आ रही है वस्तु तो दर्पण से क्या होगी, टकराएगी और कहाँ से गुजर जाएगी, एफ से। अब कहीं से भी वस्तु आएगी टकराएगी, कहाँ से गुजरेगी, एफ से, ये इसका नियम ही है। जैसे यहाँ से गई टकराई कहाँ से गुजर जाएगी, एफ, यहाँ से गई टकराई कहाँ से गुजरेगी, एफ, मतलब सभी एफ से ही गुजरेगी। इसलिए प्रतिबिंब क्या बनेगा आपका, जहाँ पर दोनों प्रतिबिंब मिलेगा वही ना बनेगा, तो एफ पर बनेगा, मतलब फोकस पर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका भी क्या होगा, फोकस पर ही बनेगा। नहीं, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दर्पण सूत्र है, क्या होता है दर्पण सूत्र, मैं लिख देता हूँ आप इससे मिला लो। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, यही इसका क्या होता है दर्पण सूत्र। देख लो ऐसा ऑप्शन किस में है, ऐसा ऑप्शन जो है ए में दिया है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, देखिए m बराबर क्या होता है v/u, m बराबर क्या होगा v/u होगा। तो ये हो गया आपका आवर्धन सूत्र, मतलब ए हो जाएगा। आवर्धन में क्या होता है, देखिए अगर आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, और आवर्धन अगर ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, तो जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में से, तो मतलब फोकस के अंदर हो, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब स्वभाव क्या होता है, क्या होता है जी, आभासी होता है व सीधा होता है। नहीं, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, होता है, क्योंकि समतल दर्पण हम लोग पढ़े हैं, दायां भाग बायां दिखता है और बायां भाग दायां दिखता है, ऊपर वाला भाग नीचे दिखता है, नीचे वाला भाग नीचे मतलब नीचे वाला भाग ऊपर दिखता है। इसका क्या हो जाएगा, पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन दर्शाता है। नहीं, मतलब दायां भाग बायां, पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, दायां भाग बायां और बायां भाग दायां। अगला प्रश्न देखिए, परावर्तन में अभिलंब किसे कहते हैं, तो सतह पर खींची गई लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, परावर्तन का दूसरा नियम है, तो देखिए पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बड़ा दृश्य क्षेत्र बनाता है। नहीं, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बड़ा दृश्य क्षेत्र बनाता है, मतलब छोटा बनाता है लेकिन बड़ा दृश्य क्षेत्र बनाता है। ठीक है, दूर तक दिखाई देता है इसलिए। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जो अंदर की ओर वक्रित होता है, ये क्वेश्चन को पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जो अंदर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। क्या देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है।
क्या कहा जाता है बताइए? ध्रुव कहा जाता है। नहीं, अगला प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? देखिए वक्रता केंद्र क्या हो गया आपका? सी। नहीं, वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं। बात करें पी का, दिए क्या होता है? ध्रुव होता है। और बात करें एफ का, दिए क्या होता है? फोकस होता है। मुख्य फोकस भी इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, वो प्रकाश केंद्र होता है, हम लोग लेंस में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न उष्मा के कारण जल उठता है। क्या जल उठेगा जी? कागज जलेगा? नहीं। अगला प्रश्न देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? कौन दर्पण हो जाएगा जी? उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब बताइए, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप किस दर्पण का उपयोग होता है? पढ़े हैं, पढ़ लिए हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वाहनों के साइड मिरर के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा दृश्य क्षेत्र देता है। इनमें कौन दर्पण का सूत्र? ये क्वेश्चन रिपीट है। 1/f बराबर क्या होगा? 1/v प्लस 1/u, मतलब ये हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ जो क्वेश्चन रिपीट हो गया हो उसको आप एक ही बार लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो जब दर्पण कह दिया अवतल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। एफ का मान क्या हो गया? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब दूरी, वस्तु दूरी भी कितना हो गया? -30 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु हमेशा जो मूल बिंदु है उसके बाईं ओर रखी जाती है, मतलब ध्रुव के बाईं ओर होती है। तो वस्तु के लिए चाहे वह उत्तल है या अवतल है, हमेशा माइनस होता है। नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है? 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, 1 बटा क्या हो गया आपका? -20 हो गया, प्लस 1 बटा क्या हो गया? -30 हो गया। अच्छा जी, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंटिंग हुआ। नहीं, क्या मिसप्रिंटिंग हुआ तो देखिए, क्या हुआ जी? मच्छर। चलिए फिर से ही देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक अपना दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या हो गया? एफ बराबर -20 सेंटीमीटर, चूंकि दर्पण अवतल है। नहीं, और वस्तु ध्रुव से 30 cm की दूरी पर रखी है। वस्तु चाहे उत्तल हो या अवतल, हमेशा क्या होता है? माइनस में ही होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। तो क्या कह रहा है इसमें? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1 बटा होता है u। एफ का मान क्या हो गया? 1/-20 बराबर 1/v। तो v नहीं बैठाओगे, u का मान क्या होगा? 1/-30। तो काम करो, 1 बटा क्या है? -20 है, और देखिए माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? 1/v। इसका अगर एलसीएम लोगे तो 60 होगा। देखो 20 दिया 60, 30 दूनी 60, तो ये हो गया -1/60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v का मान कितना होगा? -60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 60 सेंटीमीटर वस्तु की ओर। जिधर वस्तु रहेगा, देखो माइनस आया है, तो जिधर वस्तु रहेगा उधर जो है प्रतिबिंब भी बनेगा। नहीं, इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चाहे किसी अवतल दर्पण के सामने 30 cm की दूरी पर वस्तु रखी है, तो देखिए यू का मान क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, हमेशा वस्तु ऋणात्मक ही होता है, मतलब वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण का पीछे का मतलब क्या? ध्रुव के दाईं ओर बनेगा, मतलब 40 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, तो फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकस दूरी क्या होगा? 1/f बराबर सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u। तो देखो 1 बटा क्या होगा? -30 हो जाएगा, और प्लस 1 बटा, अच्छा v कितना है? 40 है, 40 हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। तो u कितना है? देखिए 1 बटा क्या हो जाएगा? -30। अगर इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कितना? 120 हो जाएगा। 4 तिया 12,
और 3 चौके 12, इधर क्या है 1/f है। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ 1/f बराबर क्या हो जाएगा -1/120। अगर इसको उलट दोगे तो f का मान क्या होगा -120 सेंटीमीटर होगा। और ऐसा अगर आप देखोगे तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, आगे भी नहीं है। डी में क्या है 122 है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए डी में कितना 122 है, कहने का मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा, कोई नहीं होगा। आंसर इसका क्या होगा -120 ही होगा, या नहीं तो बी में माइनस लिख लो और बी आंसर मार दो। ठीक है, इसमें लगता है शायद माइनस छूट गया है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, मतलब आर का मान क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखो एफ बराबर क्या सूत्र होता है, r/2 होता है। 20/2 है, नहीं 2 दाहें 20, मतलब क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 67 क्वेश्चन किए। हमको लगता है इसमें एक दो क्वेश्चन और छूटी है। जैसे एक क्वेश्चन होता है प्रकाश, आप लोग लिख लेंगे 68 में, मैं लिख देता हूँ। देखिए प्रकाश गमन करता है, ठीक है, प्रकाश गमन करता है तो क्या होगा बोलो, सीधी रेखा में बोलो। क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं जो बुक पढ़ाता हूँ अपने क्लास में उसके लिए मैं आलोक प्रकाशन का जो फिजिक्स होता है उसका उपयोग करता हूँ। और आलोक प्रकाशन की किताब में लगभग 33 क्वेश्चन दिए हुए हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं उस 33 को और ये जो 67 क्वेश्चन है उसको एक ही वीडियो में ऐड कर देते हैं। तो 67 और 33 लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोग क्या करोगे उस 100 क्वेश्चन का नोट्स बना लोगे। और हाँ, अगर जैसे मान के चलो ये 67 क्वेश्चन है और वो जो है आपका 33 क्वेश्चन है, उसमें से जो क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया होगा, दोबारा हो गया होगा, तो उसको आप लोग नहीं लिखोगे, उसको क्या करोगे आप लोग छोड़ दोगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें छूट रहा है। जैसे प्रकाश गमन करता है तो सीधी रेखा में गमन करता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन छूट रहा है कि प्रकाश की चाल होती है, नहीं तो निर्वात या शून्य में अधिकतम होती है, मतलब 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो उसको मैं अभी जस्ट बना देता हूँ। अभी जस्ट जो है फिर से उसमें 33 क्वेश्चन है ना, तो उसको इसी में ऐड करके बता देता हूँ। तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसे आप लोग क्या करोगे, छोड़ दोगे। हेलो बच्चों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी का पूरे व्याख्या के साथ सॉल्यूशन। हम लोग क्लास में चैप्टर 1 जिसका शीर्षक है प्रकाश का परावर्तन पूरे व्याख्या के साथ जो है अध्ययन कर लिया है। मैंने आप लोगों को कहा था कि ऑब्जेक्टिव के लिए मैं यूट्यूब पे आऊंगा, नहीं तो वही क्लास लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें लगभग 33 क्वेश्चन है जो 2027 में आप लोगों का एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप साइंस का सिलेबस देखिएगा तो वह 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, नहीं और 80 नंबर का जो एग्जाम होता है आप लोग का बोर्ड्स एग्जाम होता है। मतलब आप किसी सेंटर पर जाइएगा, जैसे आप लोग दरभंगा जिला से बिलोंग्स करते हैं तो आप लोग का एग्जाम दरभंगा जिला में होगा, कोई समस्तीपुर से बिलोंग्स करता है तो समस्तीपुर होगा, या और भी कहीं दूसरे जगह पर भी होता है। तो उसमें जो 40 नंबर का एग्जाम होगा वह सब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव में 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 जवाब देना है, मतलब 80 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग को 40 जवाब देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को मिला करके। तो आज चैप्टर 1 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ और इसका हल जो है मैं काफी व्याख्या के साथ करूंगा ताकि आप लोग को समझ बढ़िया तरीके से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, मतलब संबंध पूछ रहा है कथी। देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, नहीं इसमें संबंध पूछ रहा है। देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ, नहीं स्मॉल एफ, और वक्रता त्रिज्या मतलब क्या आर, इसके बीच में क्या संबंध है। तो हम लोग पढ़े हैं कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, नहीं
वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। जैसे मान के चलिए मैं कोई यहाँ पर बना रहा हूँ दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो देखिए ये हम बना रहे हैं अवतल दर्पण, नहीं ये है इसका प्रधान अक्ष, ये है इसका ध्रुव जिसका संकेत P होता है, यहाँ पर एक बिंदु है जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस, और यहाँ पे एक बिंदु है जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र जिसका संकेत C होता है। तो ध्रुव P से लेकर के F के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और ध्रुव P से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है, फोकस दूरी। तो यही जो वक्रता त्रिज्या है, नहीं मतलब ये जो फोकस दूरी है पूरे वक्रता त्रिज्या की क्या है, देखिए आधी है। तो कहने का मतलब गोलीय दर्पण कोई भी हो, चाहे वो अवतल हो या फिर उत्तल हो, नहीं तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ए। नहीं, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो देखिए अगर यहाँ पर आप आर का मान निकालते तो क्या हो जाता, दूनी हो जाता। नहीं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दो गुनी होती है। आप लोग जो है इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बनाइएगा, लिखिएगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है, तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, दो गुनी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आधी होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग काफी व्याख्या के साथ समझ लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, नहीं आवर्धित मतलब बड़ा, और काल्पनिक मतलब क्या होता है, सीधा, ठीक है। तो बनता है किस दर्पण में, देखिए अवतल दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है, कि सभी दर्पण में बनता है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक तो अवतल में भी जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होता है तो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, आवर्धित बनता है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया ए। समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है लेकिन वस्तु के बराबर बनता है और सीधा बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है। और बात करेंगे अगर उत्तल दर्पण का, तो इसमें भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी अवतल दर्पण में देखिए वस्तु आवर्धित भी बनता है, छोटा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है। तो आवर्धित की बात करें तो एक एक स्थिति में अवतल दर्पण में जो है आवर्धित बनता है, और वह क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव, नहीं ध्रुव, देखिए ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो। ये क्या होता है दर्पण, ये मान के चलिए प्रकाश किरण चला, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद किससे गुजर जाती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। एक किरण अगर हम सी से जाएगा ये, तो ये टकराएगा, देखिए अगर इधर इसको बढ़ाएंगे तो ये कहीं मिलेगा नहीं, हम क्या करेंगे इसको डॉटेड रेखा से दर्शा देंगे इधर, और इसको इधर दर्शाएंगे, तो ये यहाँ पर मिला, तो कुल मिला के इसका प्रतिबिंब यहाँ पर जाकर के बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये बिंब है, मतलब वस्तु है इतना बड़ा, और प्रतिबिंब कितना बड़ा आया है, इतना बड़ा। जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होता है तो प्रतिबिंब जो है उसका क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, मतलब आवर्धित बनता है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। देखिए ये है आपका समतल दर्पण, ये क्या है, समतल दर्पण। प्रकाश की किरण है, नहीं समतल दर्पण के साथ किरण कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा, नहीं उसका परावर्तन कोण पूछ रहा है। तो देखिए ये बीच में होता है अभिलंब, ठीक है, ये क्या होता है अभिलंब, और हम लोग जानते हैं कि अभिलंब जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण। इसमें करा परावर्तन कोण, तो ये हो गया आपका आपतन कोण, और ये क्या हो गया आपका परावर्तन कोण, ठीक है। सतह से टकराने वाली किरण को हम लोग, किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। और टकरा करके वापस लौटने वाली किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कोण।
तो ये पूरा है 90 डिग्री, ये पूरा कितना डिग्री है 90 डिग्री, और इतना है 60 डिग्री, इसका मतलब इतना केवल क्या होगा 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा यहाँ पर देखिए, इतना केवल जो होगा 30 डिग्री होगा नहीं। और हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो अगर आपतन कोण 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा 30 डिग्री ही तो होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा बताइए, बी हो जाएगा। नहीं, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे इससे अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। देखिए ये भी क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, क्योंकि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण ही ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब आवर्धित भी बनता है, छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका अवतल दर्पण। नहीं, क्या कह रहा है देखिए, दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने। सीधा कब बनता है, हम क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े हैं, जब वस्तु ध्रुव और मुक्त फोकस के बीच में स्थित हो तो वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है, जब जब हम दूर जाते हैं तब तक वस्तु प्रतिबिंब जो है क्या बनता है, छोटा बनता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। ठीक है, देखिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है लेकिन दूर तक बनाता है, तो कोई वस्तु दूर भी आ रही हो तो एकदम बढ़िया से दिख जाता है। नहीं, इसलिए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में या पार्श्व दर्पण, दृश्य दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग। क्योंकि ऑप्शन में कुछ नहीं है, उत्तल दर्पण कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस है, लेंस और दर्पण में डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नहीं, अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग याद रखिए हजामती दर्पण में नहीं, इसके बाद जो है सोलर कुकर में हो गया, इसके बाद आपका गाड़ियों के हेडलाइट में अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, और साइड मिरर याद रखना है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। तो हम लोग गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा जो है ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। कोई भी दूरी मापना हो तो हम लोग ध्रुव से ही मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। देखिए अनंत से अगर कोई वस्तु आएगी ना, नहीं अनंत से कोई मान के चलिए वस्तु आएगी, ये एफ है और ये क्या हो गया आपका सी, तो यहाँ से आएगी और टकरा करके इधर से जाएगी, या मान के चलो इधर से आएगी टकरा करके इधर से जाएगी, तो यहाँ पर मुक्त फोकस से बनेगी जो कि बहुत ही छोटे बनेगी, बहुत ही छोटा मुक्त फोकस से बनेगी, बहुत ही छोटा मतलब नहीं के बराबर, इसलिए एम का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। देखिए सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह क्या होता है, अवतल होता है। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब जो है समतल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, और समतल तथा उत्तल में भी बनता है। इसमें क्या लगा दिया केवल, तो देखिए अवतल दर्पण में जो है ना छोटा भी बनता है, नहीं मतलब उल्टा भी बनता है। इसमें क्या है, आभासी के बारे में है, तो आभासी प्रतिबिंब जो है समतल तथा उत्तल में बनेगा, क्योंकि अवतल में क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए समतल दर्पण जो होता है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, देखिए आभासी तथा बराबर। समतल दर्पण में क्या होता है, जितना को वस्तु रहेगा प्रतिबिंब भी उतना को ही बनेगा, और हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा या फिर काल्पनिक बनेगा। तो देखिए समतल दर्पण में वस्तु क्या बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। उत्तल दर्पण में सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, और अवतल दर्पण में सीधा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं थोड़ा नहीं जोर जोर से बोल रहा हूँ और थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हमारे गांव में है ना शादियों का माहौल है, और हमारी जो माताएं हैं गांव की, नहीं
बड़ा सुंदर सुंदर गीत गा रही है, तो उसका आवाज जो है आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं थोड़ा जोर जोर से भी बोल रहा हूँ, तो थोड़ा स्पीड में भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। देखिए सुन लीजिए, क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में। देखिए क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नहीं, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो क्या होगा, 2 नियम होता है। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है और एग्जाम में हर बार आता है ये क्वेश्चन मिला जुला करके, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। एफ और आर के बीच संबंध होता है, तब ये तो पढ़े हैं। एफ बराबर क्या होता है, बोलिए r/2। नहीं, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, हम अभी पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। नहीं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम पर है आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। नहीं, इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को याद ही करना है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये हो गया हवा का। अगर मान के चलिए जल का पूछता तो होता कितना होता, देखिए 2.25 मीटर, नहीं गुना तो छोड़ ही दिए, गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या क्या होता, लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता। और यही अगर कांच का पूछता तो कांच का क्या होता, बोलिए 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता, या फिर क्या हो जाता, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता। तो चूंकि यहाँ पर क्या पूछा, हवा का पूछा है, तो क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर क्या जल का पूछता तो ये होता, और कांच का पूछता तो ये होता। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, आप लोग बना ही लेंगे क्वेश्चन, वैसे पढ़े हैं हम लोग फेयर किए हैं, नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है, कहाँ गया, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है क्या कहलाता है, आपका द्वारक कहलाता है। नहीं, अगला प्रश्न देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। हम अभी ये जाने हैं कि बड़ा प्रतिबिंब केवल किस में बनता है, बताइए, अवतल दर्पण में ही बनता है ना। समतल दर्पण में क्या बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। उत्तल दर्पण क्या बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण ही ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब जो है एफ और पी के बीच में स्थित हो, तो सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया डॉक्टर करता है दांतों को बड़ा देखने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए ऋणात्मक है तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। तो एफ बराबर क्या सूत्र होगा, बोलिए r/2 हो जाएगा। तो एफ आर का मान मतलब वक्रता त्रिज्या आपका क्या दिया है, बोलिए 32 दिया हुआ है। क्या होगा 32/2 मतलब 16 दूनी 32। इसका मान क्या हो जाएगा आपका +16 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। नहीं, वस्तु दूरी की बात करोगे तो चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, हर स्थिति में क्या होती है, ऋणात्मक होती है। नहीं, और प्रतिबिंब दूरी की बात करोगे तो अवतल दर्पण हमेशा ऋणात्मक होती है, लेकिन एक स्थिति में जब वस्तु ध्रुव और मुक्त फोकस के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब धनात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की बात करोगे तो प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपारी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो
क्या है देखिए, नई कार्यचिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने बीम की दूरी ली जाती है और ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रतिबिंब कभी भी बनाते हैं, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, हम लोग हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखते हैं। ये जो ध्रुव है इसके बाईं ओर रखते हैं, नहीं अगर उत्तल दर्पण भी हो तो भी इधर प्रतिबिंब रखाता है, ध्रुव के बाईं ओर ही, इसलिए जो है क्या हो जाएगा इसका ऋणात्मक, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तब ये पढ़े हम लोग, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो जी उत्तल दर्पण की। किस दर्पण की हो जाएगी? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। कैसे धनात्मक होती है? देखिए ये क्या है, आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु है, मुख्य फोकस आपका, मान के चलिए यहाँ पर हम कहीं भी वस्तु रखे, टकराएगा, ठीक है। टकराने के बाद इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाती है, कैसे जाती है? टकराने के बाद इससे जाती है। और हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण मतलब दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और ये ध्रुव हो गया, और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इस प्रकार से प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? फोकस दूरी हमेशा इधर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? हम इस क्वेश्चन की व्याख्या कर चुके हैं, क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा, नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या है? तो देखिए समतल में भी होता है, उत्तल में भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो समतल अथवा उत्तल। इस क्वेश्चन का भी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? देखिए कार का अग्रदीप में हम बता चुके हैं किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार का जो हेडलाइट होता है उसको फोकस पर सेटिंग किया जाता है, नहीं। अब फोकस पर करने से क्या होता है? प्रतिबिंब हमेशा समांतर रेखा में बनता है, तो मतलब देखने में आसानी होता है, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश की किरण गमन करती है। देखिए प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, नहीं। प्रकाश की किरण हमेशा किस में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? देखिए दाढ़ी बनाने में हम लोग पढ़े हैं अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। अजांती दर्पण कहो या दाढ़ी कहो, ठीक है, किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने? देखिए जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो, ठीक है, जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना कार्बनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है जी? सीधा आवर्धित नहीं होता है, सीधा और हरासित होता है। मतलब सीधा होता है और वस्तु से क्या होता है? छोटा, इसलिए से क्या कहा गया है? हरासित कहा गया है, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 cm है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो देखिए फोकस दूरी जखनी कटी है प्लस है, उत्तल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि हम पढ़े अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक। चूंकि यहाँ पर लिखा है गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण होता है और क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। चूंकि प्लस है तो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा, माइनस रहता है तो क्या होता? अवतल दर्पण होता है, नहीं। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, देखिए अभी ये पढ़ लिए हम लोग, क्या होता है जी? ऋणात्मक होता है, नहीं। इस क्वेश्चन को समझ लें, इस क्वेश्चन को पहले ही हम लोग जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, निम्नलिखित में कौन संबंध है? r बराबर f नहीं, r बराबर 2f हाँ होता है, 3f नहीं होगा, r बराबर हम लोग पढ़े थे ना, f बराबर r बट्टा 2। अगर आप r का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2f। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि दर्पण का सूत्र है, क्या होता है दर्पण का सूत्र? हम लिख देते हैं, आप लोग मिला लीजिए क्या होगा। 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, या प्लस है तो जोड़ का क्रम भी नियम पढ़े हैं, नहीं। क्या होगा? 1/v प्लस 1/u। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें है ए में है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी है, नहीं होगा। यहाँ पे 1/v बराबर दिया है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 1/u बराबर दिया है, ये भी नहीं होगा, नहीं।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 33 क्वेश्चन चैप्टर 1 से किया। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये परीक्षा दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। इसमें आप देखिएगा तो आपको ये चैप्टर का जो सार तत्व होता है वो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने ये सारा चैप्टर समाप्त किया। जय हिंद, जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार।